हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में वन दरोगा के सिलेबस में जो एक टॉपिक दिया हुआ है पारिस्थितिकी संरक्षित क्षेत्र, इसको कंप्लीट कवर करेंगे। जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे समितियों के बारे में क्वेश्चन आता है, पैनल्स के बारे में क्वेश्चन आता है, या फिर कोई क्षेत्र ESZ है तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, ex-situ क्या होता है, in-situ क्या होता है, वो सभी इसमें देखेंगे। पारिस्थितिकी संरक्षित क्षेत्र को इंग्लिश में कहा जाता है इको सेंसिटिव जोन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESZ। तो ज़्यादातर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ESZ ही लिखा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं, पारिस्थितिकी संरक्षित क्षेत्र होता क्या है। तो ये वो क्षेत्र होते हैं पारिस्थितिकी संरक्षित क्षेत्र जिसमें जो है एक हाल ही में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी संरक्षित क्षेत्र होगा या फिर कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा या फिर कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, उसके आसपास का क्षेत्र जो है काफ़ी नाजुक होता है और उसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। वैसे तो ये जो पारिस्थितिकी संरक्षित क्षेत्र है काफ़ी पहले इसकी संकल्पना आ चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होंगे कोई भी ना बचे, मतलब कोई भी राष्ट्रीय उद्यान ऐसा ना रहे जिसमें इको सेंसिटिव जोन ना बना हो। तो इस तरह का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। अभी पारिस्थितिकी संरक्षित क्षेत्र ESZ जो होते हैं ये उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र से कम सुरक्षा वाले क्षेत्र में संक्रमण के रूप में काम करते हैं, बफर की तरह से काम करते हैं। अब ये संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक राष्ट्रीय उद्यान है, बीच में हाईली प्रोटेक्टेड होगा ये, और यहाँ वाला जो एरिया, इसके आसपास का जो कुछ एरिया है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जो है ये जो है पूरा एरिया बीच वाला भी प्रोटेक्टेड हमेशा के लिए रह सकेगा। तो यही वाला जो क्षेत्र है उसे बफर जोन कहा जाता है या फिर संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। अब ये जो बफर या फिर संक्रमण का नाम है ये किसने सबसे पहले दिया था, तो बेनेट ने दिया था। ये पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया था, तो बेनेट ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये जो इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया जाता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है इको सेंसिटिव जोन को। किसके अंतर्गत, किस अधिनियम के, 1986 के अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो 86 वाला अधिनियम है इसमें कहीं भी इको सेंसिटिव जोन का उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं, लेकिन इस अधिनियम में इको सेंसिटिव जोन का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन ऐसी बात की गई थी कि हम हर चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, बफर जोन को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसी बात थी। तो मतलब हमें पर्यावरण को बचाना है, बेसिकली जो उद्यान वगैरह होते हैं उनको बचाना है। तो इसी के लिए इसी अधिनियम के तहत इको सेंसिटिव जोन की संकल्पना की गई है। आगे यहाँ पे बात करेंगे, अब वन्यजीव संरक्षण एक रणनीति आई थी 2002 में, ये आई थी 2002 में एक रणनीति आई थी। इसके तहत ये कहा गया था, इसी में कहा गया था 2002 की रणनीति में कि संरक्षित क्षेत्र के आसपास का 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है ESZ के अंतर्गत आएगा। किस अधिनियम के तहत कहा गया, तो 1986 के अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन एक रणनीति जो आई, ये कब आई थी, ये 2002 में आई थी कि हर जो संरक्षित क्षेत्र होगा उसके आसपास के 10 किलोमीटर का एरिया जो है ESZ के अंतर्गत आएगा। अब 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी ये हो सकता है, अगर ज़रूरत हो तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ इसमें प्रतिबंधित रहती हैं ESZ वाले एरिया में। तो इसमें जो गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर। सबसे पहले वाणिज्यिक खनन इसमें नहीं किया जा सकता है ESZ जोन में। अगर कोई जगह आ रही है तो यहाँ पे वाणिज्यिक खनन नहीं होगा, आरा मशीनें नहीं लगेंगी, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा यहाँ से, और प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनकी स्थापना यहाँ पर नहीं की जाएगी, सभी प्रतिबंधित हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग यहाँ नहीं लगेंगे, किसी भी तरह का प्रदूषण, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण इन एरियाज़ में नहीं फैलाया जाएगा। पर्यटन की गतिविधियाँ जो है थोड़ा प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा इसमें अपशिष्टों का निर्वहन और ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन नहीं किया जाएगा। तो जितने भी चीज़ जो प्रदूषित कर सकती है उसको इको सेंसिटिव जोन में नहीं रखा जाएगा। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ विनियमित या फिर नियंत्रित गतिविधियाँ होती हैं कि मतलब कुछ नियम बना के थोड़ा बहुत अलाउ करा जा सकता है। तो वो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, जैसे पेड़ों की कटाई ये की जा सकती है, लेकिन कुछ नियम है इसके। होटल और रिजॉर्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। प्राकृतिक जल और व्यावसायिक उपयोग के लिए यहाँ पे उसका उपयोग किया जा सकता है, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी ये नियंत्रित है, ये नहीं कि अंधाधुंध किया जाए। इसके अलावा विद्युत केबलों का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। सड़कों का चौड़ीकरण जो है ये अलाउड नहीं है। ये जो गतिविधियाँ जितनी भी हैं ये अलाउड नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा सा यहाँ पे नियम बनाकर थोड़ा सा
नियंत्रण रखकर ये काम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है ये नियंत्रित रहेंगी। और ये कहा जाए कि इसको पूरी तरह से अनुमति है तो अनुमति नहीं है। अनुमति वाली चीज़ें कौन कौन सी? स्वीकृत गतिविधियों में क्या क्या आएगा? स्वीकृत में सिर्फ इतना आता है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो कृषि चल रही है पहले से वो चलती रहेगी। इसके अलावा बागवानी, यहाँ पे अनुमति है बागवानी की। वर्षा जल संचयन की अनुमति है। जैविक खेती की अनुमति है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है, सौर ऊर्जा वगैरह। इसके अलावा सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना। जो भी गतिविधि यहाँ पर करो उससे किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को हानि ना पहुँचे तो वो गतिविधि की जा सकती है। ये स्वीकृत गतिविधियों के अंतर्गत आएंगी इतनी गतिविधियाँ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये चीज़ पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है स्वीकृत गतिविधि में नहीं, मतलब शामिल नहीं है ESZ में, तो यही सभी ऑप्शन दिए रहते हैं और ये वाले ऑप्शन भी उसमें रहते हैं। तो ये भी यहाँ पे इसकी स्वीकृति नहीं है, बस नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ESZ जोन जो बनता है उसका महत्व क्या है? तो शहरीकरण के अंतर्गत जो भी विकास वगैरह होता है जिससे प्रदूषण फैलता है उसको कम करने का काम है ESZ जोन का। इसके अलावा इन सीटू संरक्षण में ये मदद करते हैं। इन सीटू क्या होता है कि जैसे कोई प्रजाति रह रही है, शेर जंगल में रहता है तो उसको जंगल में ही संरक्षित कर दीजिए, उसको लेके चिड़ियाघर में संरक्षित मत करिए। तो इन सीटू संरक्षण में ये लोग, मतलब ये जो ESZ प्रणाली है ये मदद करती है। इसके अलावा मानव पशु संघर्ष में कमी लाती है, मतलब कोई बफर जोन बनेगा, यहाँ भी गतिविधियाँ जो है नियंत्रित रहेंगी तो लोग यहाँ पर कम आएंगे और पशुओं को हानि भी कम पहुँचाएंगे, प्रदूषण कम फैलाएंगे, तो मानव पशु संघर्ष कम होगा। मतलब जो मानव के ऊपर पशु हमला कर देते हैं वो संघर्ष कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्थानीय समुदायों को संरक्षित और लाभान्वित करने का भी इसमें जो है इसका महत्व है। ESZ बनाने से जो स्थानीय समुदाय हैं वो संरक्षित रहेंगे और लाभान्वित रहेंगे, उनको जो उनका पर्यावरण का ह्रास नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे हमने जो इन सीटू एक्स सीटू की बात की थी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन दरोगा के अलावा बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? जिसमें उन्हीं के क्षेत्र में उनको संरक्षित कर दो जानवरों को, इसे स्वस्थानीय संरक्षण भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक्स सीटू कौन सा इन सीटू है? तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो होते हैं इन सीटू में आते हैं, इनको वहीं पे संरक्षित किया जाता है, जंगल में ही। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो होते हैं ये इन सीटू में आएंगे। समुदाय या संरक्षण आगार, ये कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं वो सभी कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है इसको इंग्लिश में, ये भी इन सीटू में आएंगे। समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी इन सीटू में आते हैं। यहाँ पे ये वाला चीज़ जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, PCS के एग्जाम में भी आ चुका है ये। पवित्र उद्यानों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इन सीटू के अंतर्गत रखा जाता है। पवित्र उद्यान जो है, पवित्र उपवन, यहाँ पे उपवन है, पवित्र उपवन जो है ये इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सीटू में आएगा। एक्स सीटू क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये जो है मान लीजिए शेर है, उसको ले जाके चिड़ियाघर में रख दो या फिर कहीं अलग उसको संरक्षित कर दो, तो ये एक्स सीटू में आएगा। बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसमें क्या क्या आता है, उदाहरण क्या होते हैं? तो बीज बैंक होता है, जीन बैंक होता है, निम्न तापीय संरक्षण, और यहाँ पे ये वाला चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है कि ये वनस्पति उद्यान जो है एक्स सीटू में आते हैं या इन सीटू में? तो वनस्पति उद्यान जो है एक्स सीटू में आते हैं और पवित्र उपवन जो है ये इन सीटू में आते हैं। चिड़ियाघर भी एक्स सीटू में आएगा, जंतु उद्यान भी एक्स सीटू में आएगा, वृक्ष उद्यान भी एक्स सीटू में आएगा। जितने भी यहाँ पे उद्यान लगे हैं सब एक्स सीटू में आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो वाल्टर जी रॉजन ने दिया था। वाल्टर जी रॉजन ने 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अब ये जो जैव विविधता शब्द में जो हॉट स्पॉट लगा दिया गया है, जैव विविधता हॉट स्पॉट, इसका शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था, नॉर्मन मायर्स, और ये 1988 में शब्द का यूज़ किया था। जैव विविधता का यूज़ रोजन ने 1985 में, जैव विविधता हॉटस्पॉट का यूज़ 1988 में नॉर्मन मायर्स ने। दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट होते क्या हैं, कौन से क्षेत्र होते हैं? तो वो क्षेत्र होते हैं जो पहले तो बहुत अच्छे खासे थे, बहुत सदाबहार वहाँ पे वन पाए जाते थे, बहुत सारी प्रजातियाँ थीं, लेकिन अब वो ऐसे क्षेत्र बन गए जहाँ की 70% मूल प्रजातियाँ जो है ख़त्म हो गई हैं। जो अपनी 70% मूल प्रजातियों को खो चुके हैं, वनस्पतियों को खो चुके हैं मानव हस्तक्षेप के कारण या फिर अन्य कारणों से, तो वो क्षेत्र जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कहे जाते हैं। केवल 30% वहाँ की प्रजातियाँ, मूल प्रजातियाँ या फिर मूल जीव बचे हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाएगा। भारत के जो हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी जंगल वगैरह पाए जाते हैं, इधर पूर्वी हिमालय वाला, उत्तर पूर्व वाला एरिया। फिर पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पश्चिमी घाट वाला एरिया जो है
ये हमारे जो भारत के दक्षिण में पश्चिमी घाट वाला एरिया हॉटस्पॉट के अंतर्गत आएगा। इंडो वर्मा क्षेत्र जो भारत और म्यांमार की सीमा है, ये किसके अंतर्गत आएगी, ये भी हॉटस्पॉट है। सुंडालैंड में दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश आते हैं और उसमें भारत का निकोबार द्वीप समूह भी आता है। निकोबार द्वीप समूह जो है ये सुंडालैंड के अंतर्गत आता है और हॉटस्पॉट कहा जाता है इसको, जैव विविधता हॉटस्पॉट है ये। और इसके जो दक्षिण में जो क्षेत्र आ जाते हैं जैसे थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया का कुछ क्षेत्र, तो ये सब सुंडालैंड के अंतर्गत आता है, तो इसको हॉटस्पॉट क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर विश्व में 36 जो है हॉटस्पॉट कहे जाते हैं और जो कि टोटल जो हॉटस्पॉट हैं वो टोटल भूमि अगर विश्व की बात करें तो इसके 2.5% भूमि पर हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट काफ़ी सेंसिटिव है, वहाँ पे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा हानि भी पहले से पहुँची है मानव के द्वारा या फिर और अन्य गतिविधियाँ जो विकास की गतिविधियाँ होती हैं उनके तहत जो प्रदूषण वगैरह फैला है उससे पश्चिमी घाट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए इसके लिए कई समिति या पैनल गठित किए गए हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख कमेटी है या पैनल है वो है माधव गाडगिल पैनल। इसके अध्यक्ष थे माधव गाडगिल। 2010 में ये बनी थी, ये पैनल बना था माधव गाडगिल पैनल और रिपोर्ट सौंपी थी इसने 2011 में। इसने जो है जितने भी जोन हैं पश्चिमी घाट के उसमें 142 तालुका थे, तो 142 तालुका को 3 ESZ में बांट दिया, 3 इको सेंसिटिव जोन में बांटा है। तो 3 इको सेंसिटिव जोन में बांटने का काम किसने किया है, माधव गाडगिल पैनल ने। इसमें ESZ 1 था, ESZ 2 था, ESZ 3 था, लेकिन जो ESZ 1 और 2 है ज़्यादातर क्षेत्र इन्होंने इसी में रखे, 75% क्षेत्र इन्होंने 1 और 2 में रखे थे। और 1 और 2 जो है इन्होंने कहा था ये हाईली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे मतलब बहुत सारी गतिविधियों को इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था, जैसे बांध नहीं बन सकते थे यहाँ, खनन नहीं किया जा सकता था, प्रदूषणकारी उद्योग की अनुमति नहीं थी यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे ESZ 1 और 2 में नहीं की जा सकती थी। और इसी सब कारणों से जो है ये असफल रही थी माधव गाडगिल कमेटी। अगली जो यहाँ पे कमेटी बनेगी कस्तूरी रंगन कमेटी, ये 2013 में इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी, 2013 में कस्तूरी रंगन कमेटी ने। और इन्होंने कोई श्रेणी नहीं बनाई थी जैसे गाडगिल साहब ने, माधव गाडगिल ने बनाई थी 1, 2, 3, ऐसी इन्होंने कोई ऐसी श्रेणी नहीं बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने केवल 37% क्षेत्र को ESZ जो क्षेत्र है उसमें घोषित किया। उन्होंने केवल 1 और 2 के लिए 75% क्षेत्र को रख दिया था। इन्होंने जितना टोटल एरिया था उसका 37% ही ESZ जोन में रखा। अब इतना एरिया रखा जाएगा तो ये पॉसिबल है कि उसको बचाया जा सके, तो 37% जो है इन्होंने ESZ में रखा। इसके अलावा डेटा निगरानी प्रणाली को इन्होंने कहा मजबूत करिए, अपना जो डेटा है उसको अच्छे से निगरानी प्रणाली जो है अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो सुझाव दिए थे समुदायों की सहभागिता का इन्होंने सुझाव दिया, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो समुदाय रहते हैं जंगलों के आसपास, उनकी जो सहभागिता रहे, इसलिए उन्होंने इसका उन्होंने सुझाव दिया था। निगरानी केंद्र की स्थापना इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के सुझाव पर निगरानी केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो पुराने वाले PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद ये वाला PDF डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।